एसी बीच बीच में हल्का हल्का कट ऑफ हो जा रहा है, कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है। अगर आप पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी चला रहे हो कोई भी गाड़ी, उसके बाद आप इसको चलाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब ऐसा लर्निंग कर्व जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। एक्चुअली अगर साथ जा रहे हैं तो सामान ज़्यादा कैरी कर नहीं सकते, कुछ पिलर्स से या कोई गैप है या कुछ है, हवा जो है ना 100 kmph पे वो क्रीप इन हो रही है। 210 किलोमीटर हम चल चुके हैं जब से हमने चलाना शुरू किया, मतलब चार्जिंग जब हमें मिली थी 99%, उसके बाद चलाना शुरू किया। This right here is the Kia Carens Clavis EV. That's right, नाम थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि Clavis पहले ही इन्होंने लगा दिया था इसके फेसलिफ्ट के साथ में जब आइस वर्जन का फेसलिफ्ट लेकर आए थे। अब Clavis के आगे EV भी लग गया है, ये फुल नेम है। आज मुझे इसे चलाने का मौका मिल रहा है तो हम अच्छे खासे डिस्टेंस के लिए इसको चलाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या रेंज देता है, परफॉर्मेंस में कैसा है, क्या चीज़ें अलग हैं इसके अंदर। रेगुलर अगर आप किया क्लैविस लेते हो, मतलब किया कैरेंस क्लैविस लेते हो, उन सब चीज़ों की बात होगी। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी किया की कैरेंस क्लैविस ईवी होगी। अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो ये मोरलेस सेम ही नजर आएगी कैरेंस क्लैविस के आइस वर्जन के। एक अप फ्रंट इकलौता चेंज आप बोल सकते हो, ये एलईडी बार जो है वो लगाई गई है तो थोड़ा कनेक्टेड थोड़ा फील देती है इस एलईडी को, पूरी की पूरी डीआरएल को। एलॉय व्हील्स जो है वो एक डिजाइन चेंज है जो आपको नजर आ रहा है और एरो एफिशिएंसी वाले एलॉयज यहाँ पे लगाए गए हैं जिससे कि थोड़ी और बेहतर एरोडायनामिक एफिशिएंसी हो, थोड़ी सी वो रेंज बढ़ाने में भी मदद करता है, वो चीज़ दी गई है। बैटरीज जो है ऑफ कोर्स नीचे की तरफ बिछाई गई है, तो व्हील बेस में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ये आइस टर्न्ड ईवी है। इट्स नॉट योर बॉर्न ईवी जो कि ईवी 6 या ईवी 9 जैसी गाड़ियाँ ये लोग ऑफर करते हैं भारत में। बाहर और भी सारी गाड़ियाँ ऑफर करते हैं बट इंडिया में 2 इनकी प्योर ईवी है और ये वाली आइस टर्न्ड ईवी है। रेयर की भी अगर आप बात करोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ बम्पर जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो ये आपके एक्सटीरियर के चेंजेस हो गए बट अंदर जो है उसमें कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट किया गया है। और देखिए इंटीरियर की शुरुआत हम लास्ट रो से करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 7 सीटर वर्जन में आती है, इसमें कोई 6 सीटर वर्जन नहीं जैसा आपको रेगुलर कैरेंस क्लैविस में मिलता है। दैट मीन्स बीच वाली जो रो है वो फ्लैट आपको मिलेगी और पीछे किस हिसाब का स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पे टम्बल डाउन 1 टच हो गया है। और मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ये जो सीट है ये एडजस्टेड है कार्तिक के हिसाब से। कार्तिक इज अबाउट 5'10", फ्रंट वाली जो सीट है वो लगभग 6 फीट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है, 5'10" से 6 फीट के आदमी के हिसाब से। ये 5'10" से लेकर 6 फीट के हिसाब से एडजस्टेड है और उसके बाद भी अगर मेरी जितनी हाइट हो विच इज़ अबाउट 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, तो फिर आपके पास में थोड़ा नी रूम है। और अगर आप थोड़ा सा चौड़ में बैठोगे तो नीज़ हल्की फुल्की टच होंगी बट हेड रूम आपके पास में काफ़ी है। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, टाइप सी दिया गया है और यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है, कुछ और रखना हो तो वो भी रख सकते हो। तो स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। एसी वेंट्स जो हैं, मतलब जो ब्लोअर जिनसे आता है बेसिकली, इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो बट आगे वाले पे डिपेंड करेगा, उसने जो स्पीड कैरी हुई है वो सेम स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगी बट यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं। तो ये लास्ट रो का हाल है। और आपने कैरेंस क्लैविस का अगर मिडिल रो देखा है 7 सीटर वर्जन का तो एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई हो, मतलब ये जो सीट है हल्की सी उठी हुई है क्योंकि बैटरीज बिछाई गई है तो हल्की सी उठी हुई है, तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड आपको लगता है। ये आपको ट्रे दे दी गई है जिसमें लगभग 3.5 किलो का सामान आ जाएगा, मतलब आपका टैब आ जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ ड्रिंक्स अगर आपकी रखनी हो तो आप रख सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये सनशेड जो है वो आपको दे दी गई है। ये आराम से इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि विंडो खुली हुई है। विंडो अगर ऊपर होगी तो आराम से ये लग जाती है। उसके अलावा यहाँ से आप ब्लोअर की जो स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीछे वाले का भी जो स्पीड है वो मिडिल रो वाले ही एडजस्ट करेंगे। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो 2 टाइप सी के पोर्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो V2V और V2L क्योंकि ये सपोर्ट करती है, दैट मीन्स व्हीकल टू लोड का मतलब है, देखिए 3 पिन दिया गया है तो अगर आपको अपना लैपटॉप भी चार्ज करना है, इनफैक्ट मेरे को कैमरा इक्विपमेंट भी चार्ज करने तो वो मैं कर सकता हूँ। 250 वाट का 16 एम्पियर है ये चीज़ दी गई है और 2 टाइप सी के भी यहाँ पे दिए गए हैं। और क्योंकि MPV है, मिडिल रो यूजुअली सेठ जी और सेठानी फ्रेंडली होती है बट ये सेठ जी और सेठानी फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वेंटिलेटर सीट्स वगैरह कई सारे जो फंक्शंस आगे वाली सीटों में दिए जाते हैं, जिस तरह के एडजस्टमेंट दिए जाते हैं वो यहाँ पर भी दे देते हैं बट नहीं दिए गए हैं ऑफकोर्स क्योंकि एक मास सेगमेंट MPV है। एक चीज़ दी गई है हालांकि
सेठ जी मोड या बॉस मोड आप बोल सकते हो इसको आप दबाओगे तो आप बिल्कुल इसको आगे कर सकते हो और उसके बाद में आप ऐसे चौड़ में बैठ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कप होल्डर्स एक्चुअली नहीं दिए गए हैं, सिर्फ आपके लिए सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जिस काइंड ऑफ वियर्ड। शायद इनको लगा होगा कि यहाँ पर सेठ जी हमेशा टैप पे ही काम करेंगे और यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं, बट यहाँ पर अगर 2 कप होल्डर्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और जैसे आप फ्रंट रो में आओगे, फ्रंट रो में आके कुछ फेमिलियर चीज़ें लगेंगी, स्पेशली अगर आप डैशबोर्ड को, स्टीयरिंग व्हील को, इन सब चीज़ों को देखोगे, काफ़ी सिमिलर है जो कैरेंस क्लैविस आती है, मतलब फेसलिफ्ट जो आती है। ये यहाँ पे एक फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, ये क्रोम टच दिया गया है, हालांकि होता प्लास्टिक का ही है, बट क्रोम टच यहाँ पे देने की कोशिश की है। वेंट्स की पोजीशन ऑफकोर्स एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। एम्बिएंट लाइटिंग एक्चुअली यहाँ पर भी होती है और नीचे की साइड भी होती है। अगर कोई रात की फोटो होगी तो मैं दिखा दूंगा, या वीडियो होगा वो दिखा दूंगा, बट पॉइंट ये है कि फ्रंट से स्पेशली डैशबोर्ड वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। 2 स्क्रीन्स हैं कनेक्टेड। अगर आपने देखा हो तो सिरोस में यहाँ पर एक और स्क्रीन आती है 5 इंच की, वो यहाँ पर नहीं दी गई है। कैरेंस क्लैविस जो आइस आता है उसमें भी नहीं दी गई है, बट काफ़ी स्मूथली ये टच स्क्रीन काम करती है। बोस के स्पीकर सिस्टम्स आपको मिलते हैं जो कि डिसेंट साउंड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको मल्टीपल तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स क्योंकि ईवी हो गई है तो ईवी के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें की गई है। यहाँ पे कितना रेंज आपका बचा है वो दिखाया जाता है, कितना स्टेट ऑफ चार्ज है वो दिखा देता है, और जो चीज़ें ईवी के लिए उनको करनी थी वो कर दिया है। ड्राइव मोड आपको 3 मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। यहाँ से आप ड्राइव मोड एडजस्ट कर सकते हो। यह सेलेक्टर जो दिया जाता है वो यहाँ पे दे दिया गया है। क्रेटा में भी हमने देखा है शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वैसे काफ़ी प्रिसाइज क्रेटा में भी मिला था हमें, इसमें भी चला के देखेंगे कि प्रिसाइज है या नहीं है, बट क्योंकि इसेंशियली सेम चीज़ है तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत यहाँ पे होगी। तो डैशबोर्ड तो सेम हो गया, बट ये जो है ना, ये फ्लोटिंग टाइप ये जो दिया गया आपको सेंटर कंसोल अलग किया गया है। सेंटर कंसोल में कुछ चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके लिए वेंटिलेटेड सीट्स के बटन दिए गए, मतलब ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स के बटन दिए गए हैं, और ऑटो होल्ड यहाँ पे दिया गया है, पार्किंग का दिया गया है, और हिल डिसेंट का अगर आपको करना हो तो हिल डिसेंट वाला भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये चीज़ें दी गई है। ये कंसील्ड लग रहा है क्योंकि अभी बंद है। इसको अगर आप खोलोगे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और पुश स्टाइल के हैं, मतलब अलग अलग तरीके की बॉटल्स को अगर आपको एडजस्ट करना हो, जैसे कि बड़ी बॉटल्स आपको रखनी हो तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी बॉटल, यहाँ पे छोटी बॉटल, और इसके अलावा अगर आपको कुछ और सामान रखना है तो आप इसको बंद कर सकते हो और आपका और सामान यहाँ पर आ जाएगा। इफ़ इन केस इसको बंद रखना है तो काफ़ी कंसील्ड सा फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पे लुक यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे ऑफकोर्स वायरलेस चार्जर आपको दे दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग पैड है, 12V पावर सॉकेट 180 वाट का यहाँ पर भी दे दिया गया है। USB टाइप ए है और USB टाइप सी है, तो अगर आपको एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना है तो आपको USB टाइप ए से करना पड़ेगा। ये फास्ट चार्जिंग की टाइप सी अलग से दे दी गई है। विश यहाँ पर भी टाइप सी हो जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि मोस्टली अब सारे फोन्स में वही आ रहा है। उसके अलावा क्योंकि फ्लोटिंग टाइप दिया गया है तो नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेस है, जैसे कि मेरा एक्शन कैमरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा सामान एक्चुअली यहाँ पे आप रख सकते हो। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। स्पेस मैनेजमेंट, बहुत सारे कभी होल्स है, बहुत सारा सामान रख सकते हो, काफ़ी क्लीन सा लेआउट नज़र आता है। ऑफकोर्स ये 2-in-1 वाली चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। आपने और भी गाड़ियों में देखा होगा कि अगर आपको मीडिया एक्सेस करना है तो आप यहीं से, मतलब 2-in-1 कर सकते हो आप इसको। जैसे अभी मैं करूँगा तो अब एसी के कंट्रोल्स मेरे लिए यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं एसी एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ब्लोअर एडजस्ट कर सकता हूँ। इफ़ इन केस मेरे को मीडिया कंट्रोल्स करने हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मीडिया कंट्रोल के सारे जो एक्सेस है वो आ जाएंगे। हैं सारे टच बेस्ड ही, बट लकीली कई गाड़ियों की तरह ये अटका अटकी नहीं करता है, काफ़ी सीमलेसली काम करता है। तो अगर 7 लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं तो सामान कितना कैरी कर सकते हैं? एक्चुअली अगर 7 जा रहे हैं तो सामान ज़्यादा कैरी कर नहीं सकते। आई एम नॉट श्योर कितना है बूट स्पेस, आई थिंक 180 लीटर के आसपास होना चाहिए, 160 to 180 लीटर्स। ये एक कैबिन साइज़ लगेज जो आप फ्लाइट में लेके जाते हो वो यहाँ पे रखा हुआ है। 2 छोटे बैग्स रखे हुए हैं, या इसके बराबर एक और यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा और सामान आ जाएगा। तो 2 कैबिन साइज़ के लगेजेस और 2 ऐसे छोटे बैग्स आप यहाँ पे रख सकते हो। इफ़ इन केस आप 5 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो या 6 लोग ट्रैवल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस वाली रो को मान लीजिए फोल्ड कर देंगे, फ्लैट फोल्ड हो जाती है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो अब नज़र आ जाएगी, फ्लैट फोल्ड हो गई है। और उसके बाद में सामान जो है फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर 5 ही लोग जा रहे हो सो नथिंग लाइक इट, इसको भी फोल्ड कर दीजिए और ज़्यादा स्पेस आपके लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हाल इंटीरियर का। और अब मैं आपको कुछ और चीज़ें पहले बता दूं। 2 बैटरी पैक के साथ में आता है, 42 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलती है, और एक 51.4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 52 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है। हम 52 किलोवाट आवर वाला चला रहे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि मीडिया ड्राइव्स में हमको जनरली जो सबसे टॉप एंड फ्लैगशिप जो वर्जन होता है वो देते हैं, तो वही ये दिया गया है। तो अब बस इंटीरियर एक्सटीरियर सबकी बात हो गई है, अब चलाने चलते हैं और देखते हैं क्या रेंज ऑफर करता है और कैसी परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। We are starting the drive, 99% चार्ज है, 448 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है।
अगर आप नॉर्मल मोड में रहते हो, स्पोर्ट मोड में 434 की दिखा रहा है और इको में 461 किलोमीटर की। तो हम मोस्टली इसे नॉर्मल मोड में चलाएंगे जिसमें ज़्यादा लोग चलाएंगे। सो लेट्स सी। $49.8, 49.9 and 50 किलोमीटर्स डन। और अपडेट क्या? अपडेट ये है 87% स्टेट ऑफ चार्ज जो है अभी बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 87% स्टेट ऑफ चार्ज बचा है। बाय द वे क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट ईवी चार्जर कहाँ पे है। दैट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने ईवी स्क्रीन पे, ईवी डिस्प्ले पे ऑन किया हुआ है, और ये जो एस्टिमेटेड रेंज अभी भी दिखा रहा है वो 374 किलोमीटर दिखा रहा है, और बोल रहा है कि अगर आप एसी ऑफ कर दोगे तो 420 किलोमीटर के आसपास, 420, 421 कर देगा। बट ऑफकोर्स एसी ऑन है ऑल द टाइम, और हम जो हाईवे की स्पीड्स हैं वही मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स द अपडेट। अब एक चीज़ जो इन 50 किलोमीटर में समझ में आई वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कार्स टू ड्राइव। आई थिंक मैंने क्रेटा के बारे में भी ये चीज़ बोली थी, और इसके बारे में भी ये बोलूँगा। आप अगर आइस से आ रहे हो, मतलब पेट्रोल या डीजल से आ रहे हो, उसके अपने ईवी आ रहे हो, तो कई गाड़ी में ना ऐसा लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस गाड़ी में अगर आप आके बैठते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप एक रेगुलर कार ही चला रहे हो। इट फील्स लाइक अ वेरी वेरी रेगुलर कार टू बी ऑनेस्ट। वेरी ईजी टू ड्राइव, बहुत अच्छी विजिबिलिटी भी है। सारे चीज़ों के कंट्रोल बटन्स जो हैं, बटन्स दिए गए हैं। हाँ, एक पैनल जो है वो टच वाला है, बट उसके अलावा जो आपके मोस्टली सारे की सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर बटन्स आपको दिए गए हैं, विच मेक्स योर लाइफ अ लॉट ईजियर। तो बहुत ईजी लग रही है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है हर जगह से, मतलब IRVM हो, ORVM हो, बड़े ग्लास एरियाज़ हैं, तो उस सेंस में आई थिंक अच्छा कर रही है। अगर आप पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी चला रहे हो कोई भी गाड़ी, उसके बाद आप इसको चलाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब ऐसा लर्निंग कर्व जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी टू ड्राइव। एक जो फीचर इसमें बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखोगे, आई पेडल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, देख रहे हो आई पेडल? इस आई पेडल का मतलब है कि मैं एक्सेलरेटर जो पेडल है उसी से इस गाड़ी को ब्रेक भी लगा दे रहा हूँ। अभी जैसे मैं उस एक्सेलरेटर पेडल से पाँव हटाऊँगा तो ये दिख रहा है आपको, ये चार्ज वाले उस पर आ जाएगा, मतलब तुरंत ब्रेक भी लगाना शुरू कर देता है। और फिर उसी पे आ जाओगे तो फिर आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो मतलब बहुत इजी है। आपको जो आपके मैनुअल ब्रेक्स हैं, जो प्रॉपर ब्रेक्स इस्तेमाल होने हैं वो नहीं होने। रीजन ही अपना काम कर ले रहा है। मैं मैक्स सेटिंग्स पे हूँ। रीजन के 4 लेवल्स है बाय द वे इसके अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक मैक्स है ऑफकोर्स। तो 4 लेवल्स हैं। हम मैक्स अभी चला रहे हैं क्योंकि सॉर्ट ऑफ रेंज टेस्ट भी है, ठीक ठाक स्पीड्स भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि इस वाले हाईवे पे लगभग 90, किसी जगह पे 30 हो जाती है, किसी जगह 50 हो जाती है, किसी जगह पे 100 है। तो हम वही स्पीड्स मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी परफॉर्मेंस की बात जब नेक्स्ट अपडेट होगी तब और करेंगे। $149.8, 149.9 और हो गए हैं पूरे 150 किलोमीटर। और अभी भी जो स्टेट ऑफ चार्ज है दैट इज़ 62%, 255 किलोमीटर की एस्टिमेट रेंज दिखा रहा है। जो कंजम्पशन हमने किया है वो लगभग 8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से है, तो 51 के हिसाब से ऑलमोस्ट उतना ही दिखा रहा है। अगर आप इधर की साइड भी देखोगे तो वही 62% बैटरी आपको दिखा रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। और NMC स्टाइल की बैटरी है। अगर आपको नहीं बता तो कोरियंस, Hyundai और किया दोनों LFP बैटरीज नहीं यूज़ करते हैं। NMC का एक एडवांटेज ये है कि ये एनर्जी डेंस ज़्यादा होती है, मतलब उसी कैपेसिटी में ज़्यादा एनर्जी को ये स्टोर करके रख पाती है। 50 किलोवाट आवर अगर आप एक LFP बैटरी ले रहे हो, और 50 किलोवाट आवर अगर आप NMC बैटरी ले रहे हो, तो NMC बैटरी जो है वो हमेशा ज़्यादा एनर्जी डेंस होगी, ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखेगी। दैट मीन्स ज़्यादा रेंज आपको मिल पाएगी। इनफैक्ट अगर आप इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाओगे, जो टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक आता है 1.5 के साथ में, वो चलाने के बाद अगर आप इसको चलाओगे ना तो आपको लगेगा यार काफ़ी सिमिलर सा अफेयर है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली कंसिडरिंग कि आप एक आइस व्हीकल बना रहे हो और फिर एक आप ईवी बना रहे हो। ईवी के साथ एक एडवांटेज, जो ऑब्वियस एडवांटेज होती है वो ये होती है कि स्मूथ होता है पूरा का पूरा राइड जो है, और टॉर्क की अवेलेबिलिटी, कभी भी आपको स्पीड अप करना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो जो चीज़ है वो 1.5 टर्बो
भी अगर आप चला रहे हो और उसके बाद में इसको चलाने आओगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है. ऑफ कोर्स दिस इज स्टिल स्मूदर देन एनी आइस, एनी पेट्रोल टर्बो. अगर आप बात करोगे वो लैग नहीं है यहाँ पे. बट जब आप स्पीड्स कर रहे हो लगभग 100 kmph पे, आप इनका 1.5 लीटर टर्बो DCT चला लो और आप ये चला लो, आपको लगेगा भाई सिमिलर सा ही है. तो उस मामले में काफ़ी सॉर्टेड मुझे ये गाड़ी लगी टू बी ऑनेस्ट. ब्रेकिंग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. इनफैक्ट मैकेनिकल ब्रेक्स भी जो है वो ठीक काम करते हैं, बट उनकी ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी. मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जब सिंगल पेडल, हाई पेडल जिसको ये बोलते हैं, सिंगल पेडल ड्राइव जब आप करोगे. और क्या है, कुछ जगहों से एक जो दिक्कत आती है कि कुछ पिलर्स से या कोई गैप है या कुछ है, हवा जो है ना 100 kmph पे वो क्रीप इन हो रही है. दे कुड हैव प्रॉब्ली इम्प्रूव्ड इट लिटिल बिट, क्योंकि EVs के साथ में आप थोड़ी और वो सोफिस्टिकेशन की उम्मीद करते हो. तो मुझे काफ़ी सिमिलर लगी इन दैट सेंस कि आप इनका आइस चलाओगे, ये चलाओगे, काफ़ी सिमिलर बिहेवियर है एट हायर स्पीड्स. एक चीज़ जो आपको नोटिस होगी वो ये, जैसे 24 डिग्री में टेम्परेचर किया हुआ है, तो इसकी कूलिंग एफिशिएंसी जो है ना वो बीच में थोड़ी गायब हो जा रही है. एनर्जी कंजम्पशन कम हो उसकी वजह से वो AC बीच में हल्का कट ऑफ हो जा रहा है, या उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, जो कि हमने नोटिस करी है. जनरली इनकी आइस गाड़ियों में 24 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपने रखा हुआ है, मोर देन इनफ, बढ़िया काम करता है. बट यहाँ पे वो दिक्कत मुझे थोड़ी सी लगी है. हैंडलिंग की मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, इट्स अ लॉन्ग कार, राइट, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग कार. 7 सीटर गाड़ी है, बट उसके बाद भी जो लेन चेंजिंग बिहेवियर है इस गाड़ी का, इट इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड. मतलब आप झूल नहीं रहे हो. वो जो कई गाड़ियों में दिक्कत आती है कि आप गाड़ी का वेट फील कर सकते हो जब लेफ़्ट से राइट हो रहे हो, राइट से लेफ़्ट हो रहे हो, वो यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है. दैट मीन्स अगर लोग पीछे वाली सीट पे भी बैठे हैं, इनफैक्ट लास्ट रो में भी बैठे हैं, तो भी वो कंफर्टेबल रहेंगे, बेहद कंफर्टेबल रहेंगे मेरे हिसाब से. वो बॉडी रोल जो है वो ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं. आप ये समझ सकते हो फॉर अ 7 सीटर. मैं नहीं बोलूँगा कि है ही नहीं, हर गाड़ी में बॉडी रोल होता है, इसमें भी है. बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ लॉन्ग कार, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ 7 सीटर, आप लेन चेंज करो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है. मतलब कोई लेन चेंजेस भी अगर आप कर दे रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी आपको ना ऑलमोस्ट ऐसा लगता ही नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो. वो अननेसेसरी भारी भरकम फील नहीं आती. जैसे हैरियर मैंने चलाई अभी, या फिर मैंने महिंद्रा की B6 और XCV9 ही चलाई है, उनमें वेट एक्चुअली फील होता है. उनका वेट एक्चुअली है भी काफ़ी ज़्यादा, बड़ा बैटरी पैक भी है, तो उनमें वो वेट फील होता है. जब आप ब्रेक करते हो तो लगता है कि 2.5 टन की चीज़ पर ब्रेक लग रहा है. तो वो जो चीज़ है वो फील होती है. यहाँ पे वो एक्चुअली फील नहीं होती है, विच इज़ नाइस. बाकी देखिए, सस्पेंशंस हैव बीन डूइंग देयर जॉब ऑल राइट, रियली वेल. बहुत ख़राब रास्ते पे तो हम लेकर नहीं गए टू बी ऑनेस्ट, और आप भी ना लेके जाएं, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती ये गाड़ियाँ. बट शहर के एंडुलेशंस आ रहे हैं, हाईवे पे जो एंडुलेशंस आ जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. सस्पेंशन दैट टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स रियली वेल. आयरन आउट करता, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ऐसी कोई मतलब परेशानी आपको लगे. सो या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. बाकी अगला जब अपडेट देना होगा तब बात करते हैं, अगर कोई और ऑब्जर्वेशन. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट अपडेट, 210 किलोमीटर हम चल चुके हैं जब से हमने चलाना शुरू किया. मतलब चार्जिंग जब हमें मिली थी 99%, उसके बाद चलाना शुरू किया है. 210 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो अभी 46% हमें दिखा रहा है. जो एस्टिमेटेड रेंज अभी दिखा रहा है वो 173 किलोमीटर्स दिखा रहा है. अब ये अपडेट है. इसके बाद में जो लास्ट अपडेट होगी वो हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच के होगी. फिर उसके बाद मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि पर किलोमीटर की कॉस्ट क्या निकल रही है, कितनी निकलेगी अगर आप इस गाड़ी को लेते हो, और अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाने की कोशिश करते हो, मतलब इंटरसिटी जब ट्रैवल करोगे तो क्या खर्चा आएगा. देखिए, जब आप शहर में चलाते हो तो हमेशा एक EV ज़्यादा रेंज आपको देती है, पर जब आप हाईवेज़ पे चलाते हो तो आप जनरली उन्हीं स्पीड्स पे चलाते हो जो कि हाईवे की स्पीड्स है. जैसे कि इस हाईवे की स्पीड 100 किलोमीटर्स है, सो वी आर डूइंग क्लोज टू दैट, 100 के आसपास ही हम चला रहे हैं. तो आखिरी अपडेट देंगे आपको इसके बाद में.
सो फाइनल अपडेट, 61 किलोमीटर की रेंज बची है, 19% बैटरी आ गई है। तो वो जो लो बैटरी वार्निंग है वो 20% पे आते ही आना शुरू हो जाती है। बट द गुड पार्ट इज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 287.4 किलोमीटर, 61 अभी भी दिखा रहा है। नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरीथिंग और मेरा वर्डिक्ट भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो कैलकुलेट करते हैं। 287 किलोमीटर से ज़्यादा मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। उसके बाद में 61 किलोमीटर की रेंज एस्टिमेटेड ये दिखा रहा है। तो अगर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग एक फुल चार्ज में हमारी ड्राइविंग स्टाइल से, विच इज़ 9500 जो हमने स्पीड मेंटेन की है, हाईवे पे ही चलाया है, सिटी में नहीं चलाया है हमने, तो लगभग 350 किलोमीटर की रेंज ये दे रहा है। एग्जैक्ट जो है वो 348 किलोमीटर्स की है। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसको फुल चार्ज करने में अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो 55 यूनिट्स आपके लगेगी। 55 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट आप कर लीजिए। अगर आपके शहर में 6 रुपये, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, बट ऑन एन एवरेज 8 रुपये मान लेते हैं, तो 440 रुपये आपके लग रहे हैं लगभग 350 किलोमीटर कवर करने में। लगभग 1 रुपये 25 पैसे या 1 रुपये 26 पैसे के आसपास पूरी कैलकुलेशन आ रही है। अब जो बात है वो ये है कि ओवरऑल मुझे कैसी लगी गाड़ी। देखिए, बहुत ही ईजी टू ड्राइव कार है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप आइए, गाड़ी चलाइए। अगर आप आइस से भी आ रहे हो, मतलब पेट्रोल डीजल से भी आ रहे हो, उसके बाद में इसको चलाना शुरू करते हो, बहुत ईजी लगती है। ड्राइविंग की भी अगर आप बात करोगे जिस हिसाब से परफॉर्म करती है, वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल जो गाड़ियां हैं उनके जैसी करती है। वेरी इजी अगैन। और जो सिंगल पेडल ड्राइविंग है, लिटरली यू कैन ड्राइव विद दैट एंटायर डे। स्टैंड स्टिल भी हो जाएगी, ब्रेक भी आराम से लग जाएगा, फिर आप वापस से एक्सीलेटर पे पाँव रखिए, गाड़ी चलना शुरू कर देगी। तो ओवरऑल कैलकुलेशन जो है मतलब इस गाड़ी की, वो ये है कि अगर आपको एक ईजी गाड़ी चाहिए, एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका 51.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लीजिए। जो 42 किलोवाट आवर वाला है, मेरे हिसाब से एक फैमिली गाड़ी के लिए बहुत ही छोटा हो जाता है। 51 किलोवाट आवर वाला आई थिंक इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप मान लीजिए दिल्ली टू जयपुर कर रहे हो, दिल्ली टू चंडीगढ़ कर रहे हो, मुंबई टू पुणे कर रहे हो, ये डिस्टेंसेस आपके ईजिली हो जाएंगे। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो 11 किलोवाट से, तो लगभग 5 घंटे के आसपास आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास में हैं। 7.2 किलोवाट आवर का 7.2 किलोवाट का चार्जर भी है एसी, और 11 किलोवाट का भी एसी फास्ट चार्जर आपके लिए है। जो भी आप लोगे, आई थिंक 11 किलोवाट के लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा उसके बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा हिसाब किताब। अच्छी खासी हमने चलाई है, गाड़ी हमें पसंद आई है। अब जो थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो मैं ऑलरेडी आपको गिनवा चुका हूँ इस पूरे वीडियो के दौरान। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।